Guys, am I audible? Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. Guys, today we are going to start new chapter, and that is reaction mechanism. आप ग्रुप में कोई एक बच्चा टाइप कर दे कि दिस इज न्यू चैप्टर. सो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है पुराना चैप्टर अभी चल रहा है, सो वो अगर पहले से अटेंड नहीं करते हैं तो फिर अटेंड नहीं कर रहे होते. जस्ट राइट समवन, ग्रुप में डाल दो कि दिस इज अ न्यू चैप्टर स्टार्टिंग टुडे, रिएक्शन मैकेनिज्म. गाइस, रिएक्शन मैकेनिज्म एज द नेम सजेस्ट, मैकेनिज्म हमने एक्चुअली ये वर्ड जो मैकेनिज्म है इसका डिस्कशन जीओसी में किया है, बट आई विल गिव यू नोट्स यू नो फॉर ईच एंड एवरी, जो भी हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ है इसके रिगार्डिंग. रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर का मतलब है जब आप इसको रिवाइज करोगे तो इसकी सारी चीजें इसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगी, तो पुराना इतना हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मैं A to Z सारे नोट्स आपको इसमें लिखाऊंगा, ठीक है, चाहे वो इजी वाला हो, बेसिक हो, या कोई बहुत एडवांस लेवल पे हो. तो आई विल स्टार्ट विद दिस. ये लिखिए सब बच्चे, व्हाट इज केमिकल. बना है? सर न्यू चैप्टर. इसके लिए मैं कह रहा था ग्रुप में डाल दो कोई बच्चा. चलिए, इसके लिए नोट लिखिए बेटा. सर बोलो. ये चैप्टर कितना लंबा है? ये सबसे बड़ा है. सच्ची? अरे तुम्हें चैप्टर की लेंथ से क्या लेना देना है? सर यस बेटा, मैं बोलूं अभी? चैप्टर है क्या? क्या चीज? नया चैप्टर है. अभी और 5-6 बच्चों को ज्वाइन कर लेने दो, देन आई विल टेल यू कि ये नया चैप्टर है. ठीक है, हाँ लिखो. सर क्या है? तो कुछ ना बोल. सर ये नया देखिएगा, चैप्टर है. ये मैं 4-5 और बच्चे ज्वाइन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि दिस इज न्यू चैप्टर. लिखिएगा, इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज. बेसिक है, पहले भी डिस्कस किया, 9th-10th से भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मेरा काम है आपको A to Z सारे नोट्स एक जगह पर रहने चाहिए. रिवाइज करेंगे जब आप, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें इस चैप्टर में. लिखिएगा, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज. फुल स्टॉप. Molecules that undergo symbolic representation of a chemical change. Full stop. सर एक बार पूरा रिपीट कर दो प्लीज. इतना ही है बेटा, पूरा क्या रिपीट करें? बता दो एक और बार. परेशान मत कर, थप्पड़ मारूंगा बेटा स्क्रीन बाहर आकर. अरे नहीं, जनरली पूछना सर, बता दो ना. It is a symbolic representation of a chemical change. Full stop. Molecules that undergo chemical reactions. Molecules that undergo chemical reactions are called reactants. And the molecules that are produced are called products. And generally we have two types of reactants: substrate number 1, reagent number 2. so थोड़ा आराम. So two types of. Generally we have two types of reactants: number 1 substrate, number 2 reagent. Look at the screen, it's given. फर्दर लिखिएगा. सर रुको सर. बेटा किसी ने डाला क्या इट्स अ न्यू चैप्टर ऐसा करके ग्रुप में? हाँ सर, डाला है किसी ने तो. वेरी गुड बेटा. Sir, can you repeat from the we have two type of reactant? स्क्रीन में लिखा है ना, नंबर 1 नंबर 2. उतना ही है सर. हाँ हाँ उतना ही. आगे लिखिएगा. सर एक मिनट. ये हमने जीओसी में भी डिस्कशन सब किया है इसका, तो आई एम जस्ट गिविंग यू नोट, आके कुछ और नहीं, डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं. ये रिएक्टेंट के टाइप है ना.
ये रिएक्टेंट्स के टाइप है, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। याद रखना हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस के पॉइंट से बात कर रहे हैं। आगे लिखिएगा, सबस्ट्रेट के लिए लिखिए that organic reactant molecule So, can you repeat, please? सबस्ट्रेट के लिए मैंने बोला है that organic reactant molecule which is being attacked by the reagent, that organic reactant molecule which is being attacked by the reagent in a reaction and undergoes सर बाय द रिएजेंट के बाद क्या बोल रहे हैं? by the reagent in a reaction and undergoes structural changes, to give new molecule called product, through bond breaking and bond formation process, सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। अब इसमें बहुत सारे मतलब सबस्ट्रेट सिलेबस वाइज हैं, और सबस्ट्रेट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में चैप्टर का नाम है। जो कंपाउंड है वो चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना मैं लिखूंगा समझ लो वो सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में। जैसे एल्केन एक ले लो, मान लो मैंने इथेन ले लिया, फिर इसी तरह इथीन ले लो, ये सब सबस्ट्रेट है। इथाइन ले लो, या कोई भी दूसरा एल्काइन ले लिया मैंने। इसके अलावा एल्कोहल ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, ये सब चैप्टर्स के नाम है समझ लो। फिनॉल ले सकते हैं, ये सब सबस्ट्रेट्स है। बेंजीन ले सकते हैं, एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स ले सकते हैं। सर तो आप लिखिए जरूर। हाँ, इससे क्या होगा तुमको, जब मैं अभी इनका जो इनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस का भी डिस्कशन चलेगा तो माइंड में अभी से आपको रिएक्शंस का याद रखना। व्हाटएवर वी डू इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ओनली टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का कोई चैप्टर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना ही तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस में है, ना महाराष्ट्र बोर्ड में है। ये चैप्टर क्रिएट किया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड रिएक्शंस। जो फ्यूचर में चैप्टर्स आएंगे उनका इजीली रिएक्शंस आपको समझ में आए, इसलिए ये चैप्टर क्रिएट हुआ, वरना ये चैप्टर सिलेबस में ही नहीं है तुम्हारे। सर यस तो ये सब जितने भी है वो सब इसी चैप्टर में पढ़ाओगे आप, एल्केन्स नहीं, इसमें आइडिया देंगे कि कैसे मैकेनिज्म को इनिशिएट करें, स्टार्ट करें, सोचें, या साइंटिस्ट ने जब मैकेनिज्म बताया तो क्या सोचा होगा। दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, फिर जब हमारा जो एक्चुअल चैप्टर आएगा उसमें आपसे पूछूंगा कि अच्छा ये चीज वहां डिस्कस की, नाउ यू हैव टू राइट। तो अपने आप फिर आप कंक्लूड कर पाओगे चीजें, या बता पाओगे वहां पर कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर्स को इजी करते हैं। यस, समझ लो कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम स्टार्टिंग में, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। ये एक्चुअली में इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ा दिए जाते हैं बिकॉज ये आपको बेसिक आइडिया देते हैं। फिर फ्यूचर में जब इनऑर्गेनिक आता है फटाफट पढ़ाते हैं हम लोग। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। ओके, सो ये आप सबस्ट्रेट में कॉपी कर लेना एंड देन राइट द रिएजेंट। Should I tell you the note?
Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया सारा? लिखो अच्छा। Yes, sir. Yes, लिख sir. लिया. चलिए reagent में लिखिएगा No, sir, please that wait. reactant. Sir, please wait, sir. So इस मैं example तो से वेट कर रहा था, कोई फोर्स कर रहा है मुझे लिखवाने के लिए। Sir, third example इथाइन है या कुछ और है? प्रोपाइन है बेटा। Okay, sir. हो गया बेटा सबसे? no sir, एक please मिनट। wait. Yes, sir. यस रिएजेंट में लिखिएगा that reactant So एक मिनट sir. that reactant often inorganic, that reactant often inorganic, that attacks the substrate, Sir, आपने inorganic that कहा? that reactant often OFTN inorganic that attacks the substrate and brings about the structural changes in the substrate. ये सब हमने वैसे जीओसी में भी किया था, जस्ट मैं लिख देता हूँ। NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, या लेंगे हम लोग ये सब। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब रिएजेंट्स हैं और बहुत सारी रिएक्शंस में हम लोग ये सब यूज करते हैं। इसके अलावा LiAlH4 ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्रेट पॉपुलर Sir, रिएजेंट्स है ये सब। Sir, इसके can you अलावा repeat एक after नहीं, substrate and कुछ रिपीट नहीं brings? करने वाला। डाइबेल एच बेटा, जब टीचर बोल रहा होता है ना उस टाइम पर नहीं बोलते हैं, वेट करते हैं। ये मैनर्स की बात होती है, पहले वेट कर लेते हैं, फिर जब उधर से बोलना खत्म हो जाता है फिर आप बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल कम्युनिकेशन। नहीं तो ना बाकी बच्चों को मेरी आवाज समझ में आएगी और आप बीच में डिस्टर्बिंग जैसे लगोगे। ठीक है, डाइबेल एच हो गया एक। इस तरह से बहुत सारे रिएजेंट्स है, अब मैं लिख सकता हूँ लिस्ट, लेकिन उसके अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चैप्टर्स को केवल इंट्रोड्यूस करना, सो आई गिव यू ऑल द कंपाउंड, इसमें एटसेट्रा करके लिख लेना। अब बोलो क्या कहना चाहिए। Sir, क्या एक और बार repeat करोगे substrate के आगे? आगे that organic reactant molecule which is being attacked by the reagent, ये था। जो सबस्ट्रेट एंड ब्रिंग्स अबाउट के बाद क्या? किसमें बेटा? Brings reagent about में। substrate, Reagent. reagent substrate. Have you all copied बेटा? Yes sir. Just a minute. Yes, sir. Yes, sir. सर स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद क्या था? In the substrate. In the substrate बेटा। Sir, dibyl H क्या होता है? डाइबेल एच एक रिएजेंट है और इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाम मान लो मैं बता भी दूं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो क्या कर लोगे? इसका भी कुछ, डाइबेल एच के नाम से ही वो पॉपुलर है। कई बच्चे तो एग्जाम में सही क्वेश्चन करके भी आ जाते हैं और उनको फुल फॉर्म नहीं याद रहता, समझे? तो इस तरह से चीजें हम पढ़ लेते हैं क्लास में। तो इसीलिए जिस स्टाइल में मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, उसी स्टाइल में आप लिखो, आप टेंशन मत लो। आपका ऑब्जेक्टिव है मार्क्स खूब सारे लाना, ठीक है? सर Yes, आई sir. रिमूव दिस। सर वो रिएजेंट के अंदर HNO3 है, वो H2SO4 के बाजू में। HNO, ओके H2SO4 के बाजू में HNO। एक आध छूट भी जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यार, ये सब आएगा अभी वापस।
रिमूव कर दें ये पेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी इसमें हाँ नेक्स्ट देखिए, चैप्टर का नाम रिएक्शन मैकेनिज्म है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ये हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था, अगर आप रिकॉल कर पाए थोड़ा बहुत। फिर भी आई विल गिव यू नोट अबाउट दिस, इसका नोट लिखिएगा। इट इज अ थियरी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पोस्टुलेट्स। देखिए याद करिए, मैंने आपको पहली चीज बोली थी व्हाट इज थियरी, तो उसके बाद आप तो बहुत सारी चीजें बताई थी। व्हाट इज साइंस मैंने पूछा था, तो तुम लोग टहलने गए थे सुबह सुबह, नेचर स्टडी किया था, तो फिर मैंने बोला था कि साइंटिफिक वे में जब आप बात करें तो इसको एजम्पशंस करके बोलें, और अच्छी इंग्लिश में इसको बोलेंगे पोस्टुलेट्स। सो मैकेनिज्म क्या है, साइंटिफिक थियरी है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए उसको मैकेनिज्म करके वर्ड लिखते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इट इज अ थियरी इन द ब्रैकेट पोस्टुलेट्स डेवलप्ड टू प्रोवाइड all the steps or pathways by which reactants are converted into products. Reactants are converted into products. यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सर बीच में आपने वो स्टेप्स और पाथवेज में वो पहला वर्ड क्या था? स्टेप्स और पाथवेज। यस सर। आगे लिखिएगा, a mechanism is proposed on the basis of all known facts and experimental observations. All known facts and experimental observations. So basis के बाद On the basis of known facts and experimental observations. Like, याद है हमने इस तरह का लिखा था पहले, फिर भी आप दोबारा लिखिएगा, like all the reactants. आप किसी भी रिएक्शन को उठा लो, तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स के बारे में तो नॉलेज होगा ही ना, तो रिएक्शन फिर करवाया कैसे? तो रिएक्टेंट्स का नॉलेज क्या मतलब होता है? एसिड है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, यू हैव ऑल द आइडिया। तो ये एक चीज हो गई आपके लिए। दूसरा, ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे रिएक्शन में एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कई सारे बनते हैं, जिनमें हम उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है, माइनर होता है। कई बार ऐसा होगा कोई प्रोडक्ट जो है 0.1% ही बन रहा है, एंड इफ योर मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूडिंग दैट, मतलब तुम्हारी मैकेनिज्म वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कैसे बन रहा है, देन योर मैकेनिज्म इज रॉन्ग। ठीक है, अगर आप एक साइंटिस्ट बन गए और आपने प्रपोज किया मैकेनिज्म एंड योर मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइनर प्रोडक्ट, देन योर मैकेनिज्म विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आप अपने आप को एक साइंटिस्ट मान लो और समझ लेना कि आप ही मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे हो, इस स्टाइल से आपको सोचना है। तो वो सब अभी आएगा थोड़े टाइम बाद, पहले हम इस पे वापस फोकस करते हैं कि थर्ड पॉइंट,
थर्ड यहाँ क्या है, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स बहुत बार क्या होता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो उसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर आइसोलेट किया है, देन योर मैकेनिज्म शुड इंक्लूड दैट आल्सो। तो हम लिखेंगे एनी आइसोलेटेड इंटरमीडिएट। आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कार्बोकेटायंस हमने पढ़े जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनका इसका मतलब लाइफ टाइम भी ज्यादा होगा, उनको आइसोलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटायन हो गया, कार्बेनायन हो गया, फ्री रेडिकल, कार्बीन एक इंटरमीडिएट आप रिकॉल करें, नाइट्रीन अगर आप रिकॉल कर पाए, इसके अलावा बेंजाइन एक हमने अलग से पढ़ा था, ये भी इंटरमीडिएट है, ठीक है। इस तरह से, और कोई भी चीज जो बीच में बनेगी उसको इंटरमीडिएट ही बोला जाएगा। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और उसका इफेक्टिव फैक्टर जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट है। वी ऑल नो सॉल्वेंट क्या होता है, वैसे भी इसमें और भी चीजें लिखनी होंगी बाद में। अभी के लिए जैसे नॉन पोलर, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में तो भाई फेमस एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर है। पोलर में फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग, वन वी कॉल एज प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है एप्रोटिक। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें H कनेक्टेड टू O होगा, H कनेक्टेड टू F होगा, नहीं तो H कनेक्टेड टू N होगा, H कनेक्टेड टू S होगा। ये पोलर प्रोटिक का मतलब है H कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अप्रोटिक में क्या होगा, पोलैरिटी तो होगी लेकिन उसमें कोई भी O, F, N, S ऐसा H के साथ कनेक्शन नहीं होगा। जैसे एसीटोन बड़ा पॉपुलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एक है DMF, फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, वैसे है लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखा है वैसा लिख लो। एक है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये भी अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। एक बड़ा पॉपुलर है HMP, हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोरामाइड, ऐसा करके हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड करके। तो ये एटसेट्रा करके डाल दो, क्योंकि ये बहुत सारे इस तरह से मिलेंगे आपको। तो ये पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गए, इनका भी बड़ा रोल होगा, ये हम सब पढ़ेंगे बाद में। इसके अलावा सर वो CCl4 के बाजू में क्या लिखा है? CS2, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, बाद में पूछो, कॉन्सेप्चुअल पूछो पहले जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। बोलिए बेटा। नहीं बाद में पूछ लूंगा। चलो फिफ्थ वाले में आते हैं। सर एक, हाँ बोलो। सर प्रोटिक और एप्रोटिक क्या है, वापस बता। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन से रिलेटेड है, मतलब H कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एप्रोटिक का मतलब है कि पोलर तो हो लेकिन उसमें H स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो। इज इट क्लियर? ओके सर। ये छोटी छोटी चीजें आप लिखो, क्योंकि मैं लिखाने नहीं वाला हूँ, ये फटाफट जब मैं बोलता हूँ उस टाइम पे भी आप नोट कर सकते हैं, जब मैं दूसरा कुछ बता रहा हूँ। सर एक बार प्रोटेक का प्रोटेक वापस बता दो प्लीज। कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? प्रोटिक मतलब जो हाइड्रोजन स्ट्रांग है नेगेटिव रेडिकल से कनेक्टेड हो, और एप्रोटिक मतलब जो हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रांग नेगेटिव रेडिकल से कनेक्ट नहीं रहेगा। हो गया? चलिए अब इसमें एक चैप्टर अभी केमिकल काइनेटिक्स तो हुआ नहीं होगा बेटा तुम लोगों का? No, sir. नहीं सर। उसमें हाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन करके, ठीक है। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आएगा ऑर्डर करके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपका चैप्टर ये करते करते वो नहीं हुआ तो मैं ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा बताऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। फिर बाकी आप लिख लो अदर कंडीशंस करके, दैट विल कवर एवरीथिंग। अदर कंडीशंस में जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। इसके अलावा लाइट, ऐसा करके रिएक्शन में लिखा रहता है लाइट H nu,
या डार्क, So medium. डार्क करके मीडियम तो है ना सॉल्वेंट, क्या कितनी बार मीडियम लोगे, डार्क हो गया, कैटलिस्ट भी लिख सकते हो इसमें अगर लिखना है, एटसेट्रा लिख दो, दैट विल कवर एवरीथिंग। अब बोलिए कुछ डाउट है इसमें? नो सर। सर वो एप्रोटेक में CH3 के नीचे DMF लिखा है ना आपने? क्या बेटा? सर एप्रोटेक में सेकंड वाला जो एग्जांपल है, इट्स DMF राइट? एप्रोटेक में हाँ, second- DMF है, DMSO है, HMPA है, एटसेट्रा। सर इनके कोई फुल फॉर्म याद रखने हैं क्या? वो सब याद रखने हैं, तुम्हें अपने आप याद होगा बेटा, ठीक है? Done, sir. वेट सर। सर यस, सर अगर एक रिएक्टेंट सबस्ट्रेट में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज ला रहा है तो रिएजेंट होगा या नहीं? कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, यस। हाँ, रिएजेंट तो रिएजेंट ही होगा। ओके। तो बेसिक से डेफिनेशन बेटा, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी तो धीरे धीरे देखते रहो। Should I remove this? Yes, sir. यस सर। चल, एक छोटा सा नोट और लिखिएगा, ऑल्दो इस नोट की अभी हो सकता है तुम्हें समझ में भी कम आए, बट दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल एक तरफा चीज नहीं, जैसे अभी एक बच्चे ने स्ट्रक्चरल चेंज मैंने लिखा है तो उसने कॉन्फ़िगरेशनल चेंज भी बोला, दैट इज आल्सो वेरी गुड, लेकिन वो सब मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें मतलब जो आइसोमेरिज्म वगैरह की बात कर रहे हो आप। अब जो है वो एनर्जी चेंजेस भी आपको साथ में काउंट करने हैं। अगर आपका रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन नहीं करता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक नहीं है। तो लिखिएगा, अ रिएक्शन मैकेनिज्म accounts for a reaction mechanism accounts for सर आप ये both। किससे नोट बोलते हैं? सब नोट है, नोट लिखते रहो, कोई टेंशन नहीं है। A reaction mechanism accounts for both structural and energy changes, both structural and energy changes that occur at every stage of the reaction, that occur at every stage of the reaction। ये बताइए, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया क्या बेटा? Yes, sir. यस मालूम नहीं। ऐसे ग्राफ पढ़े हैं क्या तुमने? वैसे तो Yes, sir. मैंने Yes. पढ़ाया हुआ है, मैंने एमाइन इन्वर्जन में ऐसा ग्राफ पढ़ाया था, फिर अभी इसमें भी शायद आइसोमेरिज्म में भी कुछ इस तरह से ग्राफ पढ़ाए थे थोड़े बहुत, यस तो सर। बोर्ड फॉर्म वाला। यस सर। Conformers में. है ना? तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं। एक्चुअली ये एनर्जी कर्व्स हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड इस तरह से लिखते हो, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो रिएक्शन में इनिशियली क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, फाइनली क्या प्रोडक्ट्स हैं, बीच में क्या इंटरमीडिएट्स हैं, इनको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। समझ गए ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्या है? यस सर। Yes, sir. उनको उसको रिएक्शन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ट्रांजिशन, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ लेकिन दो ट्रांजिशन स्टेट हैं, आई होप आप देख पा रहे हो। तो ये जो बीच में थोड़े टाइम के लिए नीचे कर्व आया ना, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इस तरह के कई इंटरमीडिएट होंगे तो ये ग्राफ रिपीट हो जाएगा। ये भी एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस है, इसका भी डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी समझ लो कि इंट्रोडक्शन चल रहा है एक टाइप से। सर एक डाउट, बोलो ना बेटा।
सर इंटरमीडिएट का एनर्जी ज्यादा हो सकता है क्या ट्रांजिशन स्टेज ऊपर हो सकता है ये क्या? ज्यादा हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट। यस ट्रांजिशन स्टेट तो बीच वाली स्टेट है, वो वहीं से तो नीचे आएगा, इंटरमीडिएट नहीं तो बनेगा कैसे? नहीं समझे? उसको आइसोलेट मतलब सबसे पहले किसको आइसोलेट कर पा रहे हो? रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को। फिर सेकंड नंबर पे किसको आइसोलेट कर पा रहे हो? इंटरमीडिएट को। फिर ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि उसको उसका आइसोलेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप ये मानिए कि उसका जो लाइफ टाइम है वो 0 है। समझ गए मेरी पॉइंट को? यस ऐसा है, तो फिर वो इंटरमीडिएट थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। Should I remove this? तो One minute, 1 sir. minute, sir. ओके ओके, गुस्सा नहीं होता। तो आपने जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है उसमें इंटरमीडिएट स्टेट कौन सा होगा? उसमें इंटरमीडिएट नहीं है ना, वही तो बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं रिएक्शन में, इंटरमीडिएट नहीं भी हो सकते हैं। आप सोचिए, अगर एक साइंटिस्ट कोई मैकेनिज्म प्रपोज करता है और हो सकता है उस टाइम पर कोई इंटरमीडिएट आइसोलेट ना हुआ हो रिएक्शन में, और उसने अपने एजम्पशन में लिख दिया कि नो इंटरमीडिएट, और पता चला कि 5-6 साल बाद उसी रिएक्शन में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इंटरमीडिएट आइसोलेट कर लिया, तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रपोज करें वो सही से प्रपोज करें, वरना रिजेक्शन के बड़े चांसेस रहते Yes, हैं। sir. मैकेनिज्म प्रपोज की बात कर रहा हूँ, रिमूव कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें हेडिंग डालिएगा अभी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सुमित पूछ रहा है सर ये रिएक्शन वगैरह साइंटिस्ट कहाँ प्रपोज करते हैं? अबे तुम्हारी तरफ थोड़ी ना है, कहीं भी प्रपोज कर देंगे। उनका अपना सिस्टम होता है, जो उनकी अपनी लैब्स होती हैं, उनमें काम करते हैं, फिर वो पेपर पब्लिश कराते हैं, जर्नल्स आते हैं उनके, इस तरह से रहता है बेटा। वो सब इंटरनेशनली बताएंगे, और फिर जब सब उसको एक्सेप्ट करेंगे तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई उस बंदे की रिसर्च है। सर साइंटिफिक हैप्पी? मैगजीन क्या चीज? साइंटिफिक साइंटिफिक क्या? साइंटिफिक मैगजीन्स में भी प्रपोज करते हैं, जो मतलब पेपर। मैगजीन्स? लेकिन हाँ वही पेपर पब्लिश कर, वही तो मैंने बोला। मैगजीन ये थोड़ी ना कि मतलब मैंने मैगजीन निकालना शुरू कर दिया तो कोई मेरे में पब्लिश करे, उससे थोड़ी कुछ होगा। चलिए बैक टू दिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में लिखिएगा। इसमें एक्चुअली देखिए हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, क्यों रिकॉल जीओसी में हमने वो 4 टाइप का वहां पर पढ़ा था। यहाँ भी हम वो 4 टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल्स में उसको करेंगे। प्लस देयर आर अदर रिएक्शंस आल्सो, ब्रॉडली वी डिवाइड दीज रिएक्शंस इनटू 4 टाइप्स, but there are other reactions also and we have to study all here। ठीक है, so number 1 you write। और ये याद रखना, ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका डिटेलिंग अभी चलेगा। अभी खाली ऐसा समझिए कि डेफिनेशंस बता रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, चैप्टर्स को फिट कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा, a reaction in which a reaction in which a reaction in which an atom or a group, a reaction in which an atom or a group in a molecule
in a molecule is replaced by another atom or group, और इसमें अलग अलग टाइप्स के हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का रिएजेंट आपने यूज किया है। जैसे एक हम लिखते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखिएगा इसमें भी। Substitution reactions, which are affected by substitution reactions which are affected by nucleophiles are called nucleophilic substitution. Affected बोला मैंने, like initiated ऐसा करके बोल सकते हो। By nucleophiles are called nucleophilic substitution. ठीक है, इसमें लिखेगा CH3 CH2Br प्लस KOH। तो ये बड़ा पॉपुलर है KOH H2O, इसको क्या बोलते हैं, aqueous KOH। ठीक है, ये इसी नाम से, बस इसमें कुछ नहीं करना है और Br को हटाकर OH लगा देना है। ठीक है, और फिर इसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखिएगा। Just a minute, sir. Sir, You may proceed, sir. These are the characteristic reactions. These are the characteristic reactions of alkyl halides. These are the characteristic reactions of alkyl halides. ठीक है, और फिर यहीं पर आप लिख लीजिएगा नंबर 2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें नोट लिखिएगा। सर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बाद कुछ नहीं है ना? फुल स्टॉप है। सर एन डॉट एच क्या है? एन और एच ये क्या होता है? एन डॉट एच सर, हो वो सर, आपने आपने लिखा है ना लिखा है। बाजू में। नोट को नोट बोल नोट लिखा है। ओके, चलिए देखिएगा। Substitution reactions which are affected by electrophiles. Substitution reactions which are affected by electrophiles are called electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आते हैं, और बेंजीन एंड डेरिवेटिव सबको मालूम ही है। ये अब इसका रिएक्शन मान लीजिए मैंने करा दिया, एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ऐसे लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो व्हाट हैपेंस, ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसके पास जो H है, उस H को निकाल के ये बड़ा सा ग्रुप लगा देते हैं। दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, केवल H हटा करके ये बड़ा सा एल्काइल ग्रुप लगा है, और H हटा वहां से और यहाँ से Cl आया, तो इसको HCl बोल दिया। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
सर वो AlCl3 लिखा है। AlCl3 हाँ बेटा, हाँ लिखिएगा these are the characteristic reactions इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए लिखा रहा हूं, these are the characteristic reactions of aromatic compounds. Sir, can you repeat? Yes, I can repeat. These are the characteristic reactions of aromatic compounds such as benzene and its derivatives. Benzene and its derivatives. Yeah. Guys, इसी में कंटिन्यूएशन में लिखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. सर ये इलेक्ट्रोफिलिक में ही आता है। नहीं बेटा, ये अलग है, हाँ थर्ड है. थर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ऐसा पूछो. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. आर यू रेडी? यस Yes, sir. These are the substitution reactions which are effected by free radicals. लिख लिया सबने? So can you repeat? These substitution reactions are effected by free radicals. Guys, अगर आप याद करो, हमने अभी ये सब लिखा था ना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स लास्ट लेक्चर में ही कर रहे थे हम लोग. कई सारे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स निकाले थे हमने, H अलग अलग था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. वो एल्केन की पॉपुलर रिएक्शन है और वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंडर आती है. तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग मीथेन हियर, अ सिंपलेस्ट एल्केन, और उसमें Cl2 डाला. इसमें केवल आपको हीट लेनी पड़ती है या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. ठीक है, एक H हटा दो, एक Cl लगा दो. दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. मैकेनिज्म वगैरह क्या होता है वो सब बाद में डिस्कशन है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है. ठीक है, सर ये तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन नोट का ही लिखिए. पार्ट है. हाँ बेटा, एक H हटाकर एक Cl लगाया ना, तो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ओके सर, इसका डेफिनेशन आपने दिया. हाँ दे चुका हूँ. ठीक है सर. लिखिएगा, नोट लिखिएगा अभी. इसके बाद these are the characteristic reactions of alkanes. These are the characteristic reactions of alkanes. सर वो हीट के ऊपर क्या लिखा है? 8 के ऊपर 8 कहाँ है? लाइट HV, H लैम्बडा. H new. It's new. कोई समझा दे इसको. हो गया? सर हाँ, सर रिएक्शन को क्यों बोलते हैं फ्री रेडिकल? कोई हेल्प करेगा बच्चे की? क्या पूछा इसने? क्या पूछा? सर क्या आप नोट एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं सर, लास्ट वर्ड? These are the characteristic reactions of alkanes. ओके सर. Done? यस सर. यस सर. चल, अब इसमें लिखिएगा नेक्स्ट
अब सब्स्टिट्यूशन फिनिश किया हमने, अब आगे लिखिएगा नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। A reaction in which there is a removal of 2 atoms or groups from the same molecule from same or different positions and none is replaced by another atom or group. None is replaced by another atom or group. Sir, can you repeat from none is replaced by? None is replaced by another atom or group. इसमें लिखिएगा नंबर 1 डिहाइड्रेशन। देखो नाम से ही पता चलता है डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल। किस चीज का? हाइड्रेशन वाला मतलब वाटर का। लेकिन ये वाटर होता किसके पास है? कौन सा ऐसा कंपाउंड है अपने चैप्टर में? तो हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स पूरा नाम बोलेंगे। और बहुत सिंपल है, एक OH हटा देना है, एक H हटा देना है। तो यहां से एक OH हटेगा और यहां से H हट जाएगा। और ऐसे अपनी मर्जी से तो हटता नहीं है, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नॉर्मली लेते हैं। टेम्परेचर इसमें कम भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली हम लिखते हैं 170 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन इजिली गेस कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगना है और H2O आना है। ठीक है, इसको लिख लो आप। सर इसमें नोट नहीं है क्या? क्या सर नोट नहीं है इसमें? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक H और एक OH नहीं डालना, सिंपल। ब्रैकेट में लिख सकते हो रिमूवल ऑफ 1H एंड 1OH, दैट इज ओके। सर डिहाइड्रेशन सिर्फ अल्कोहल्स में होता है या फिर किसी और ग्रुप में भी हो सकता है? इसी में होगा। एल्कीन्स होते हैं। नहीं, एल्कीन्स में तो हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन करवाना है। सो एसिड्स, तो मतलब एल्केन्स को एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना लिखो, ज्यादा दिमाग मत लगा। सर डन। नंबर 2 लिखिएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा, इसमें देखो एक हाइड्रोजन निकालना और एक हैलोजन निकालना है।
डी हाइड्रोहाइलोजेनेशन लिखा है, तो अब ये किस में होता है, चैप्टर कौन सा होगा? हैलाइड्स। एक हेलोजन भी होना चाहिए उसके अंदर, तो हैलाइड्स भी हो सकता है, तो एल्काइल हैलाइड्स करके लिखना। और ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो रिमूवल ऑफ H एंड Cl या हेलोजन, ऐसा करके। सर इधर भी हैलोजन में कोई भी हो सकता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। हाँ, इसमें F नहीं चूज करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। यूजुअली हम F को इग्नोर करते हैं, F भी ले सकते हैं बट फिर प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं, वो सब बाद में डिस्कशन में आएगा। इसको एल्कोहलिक क्यूस्क कहते हैं, बोर्ड लेवल पे बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है। और सीधे सीधे एक H और एक Br रिमूव कर देते हैं, ये Br हट गया, ये H। अच्छा, HBr एसिड होता है, यस, और एसिड और ये बेस पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली में आपको यहाँ HBr नहीं मिलेगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या मिलता है, सॉल्ट एंड यहाँ पर वाटर। वाटर। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है, इसको भी नोट कर लो। हमें सर यस, सर हम KOH के साइड में ब्रैकेट्स में ALC लिख के भी चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? सर KOH के साइड में ब्रैकेट्स में ALC लिख सकते हैं, अल्कोहलिक KOH। ALC KOH ना, वही तो लिखा तो है। सर ब्रैकेट में क्यों लिखना है, या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, दो में से कोई एक ही चीज होगी। ओके सर। सर वो सेकंड वाले में ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ one H and one halogen। डन सर। सबने लिख लिया? यस सर, डन। यस। अब आप लिखिएगा नेक्स्ट इसी में कंटिन्यूएशन में डीहैलोजेनेशन, मतलब खाली हेलोजन निकालना, और हेलोजन दो तो निकालना ही है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये डाई हैलाइड्स होना चाहिए। और अगर आप नॉमेनक्लेचर रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही कार्बन के पास दो हेलोजन होते हैं तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, और अगर आजू बाजू के पास होता है तो उसको विसिनल। यस विसिनल बोलते हैं। और इसमें कुछ नहीं, आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो जिंक यहाँ लेते हैं हम लोग और हीट कर देते हैं, तो आपको दोनों Cl हट जाते हैं, प्रोडक्ट एक जैसा दोनों में मिलता है। इन सब का डिस्कशन बाद में आएगा, ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। हो गया? यस सर। एक मिनट। 1 मिनट सर। कोई बच्चा कह रहा है कि we were told that KOH alcohol was the best catalyst। कैटलिस्ट नहीं है बेटा, रिएजेंट है KOH इन स्कूल। वो सब आएंगे बेटा। बेस्ट क्या मतलब, बेस्ट क्या होता है समझ में ही नहीं आया मेरे को। दो ही रिएजेंट पढ़ते हैं उसमें, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH। हो गया? एक्चुअली उसमें बेस्ट टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, इसको माइंड से निकाल देना, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, हाँ पॉपुलर हो सकता है ये, मतलब देखो हर पेरेंट कहता है मेरा बेटा सबसे अच्छा है, कंपटीशन में फिर रियलिटी पता चलती है ना, तो इसलिए बच्चे तो सभी अच्छे ही होते हैं, उसी तरह से रिएजेंट सभी अच्छे ही हैं।
डेल्टा मतलब हीट है बेटा, somebody is asking, वो डेल्टा साइन बनाते हो हीट के, ट्रायंगल है ना, उसको हीट बोलते सर एक सेकंड So पे can लास्ट you स्लाइड please- दिखा दो। हैं। डन सर। हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिएगा एडिशन रिएक्शन। से तीसरा ला है। ये थर्ड नंबर है, बिल्कुल सही। आर यू रेडी? Yes, sir. A reaction in which two reactants combine, a reaction in which two reactants combine to give a single product, a reaction in which two reactants combine to give a single product without loss of any atom or group, without loss of any atom or group. Without loss of any atom or group. These are the, ये इतना लिख लिया बड़ा सबने? Yes, sir. Next, Yes, sir. इसमें next note लिखिएगा, next note लिखिएगा. These are the characteristic reactions. These are the characteristic reactions of compounds containing double or triple bonds. Double or triple bonds. डबल ट्रिपल बॉन्ड्स किसके पास होता है? जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब बच्चे जानते हैं, लेकिन आप साथ में एल्डिहाइड भी लिख कर रखिए। एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड होता है, वो सी डबल बॉन्ड होता है, कीटोन, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ बेंजीन नहीं आएगा ना? यू राइट, वो क्योंकि एडिशन रिएक्शन में नहीं आता है। जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आप लिखिएगा, ऐसा बाद में फिर डिस्कशन में अपने आप ही समझ में आएगा कहाँ चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एडिशन ऑफ H2, HX, X2, H2O and HCl are termed as hydrogenation, hydrohalogenation, halogenation, hydration और ये हाइड्रोसाइनेशन। ठीक है, So respectively. Yes, sir. Yes, क्या sir. बेटा? Yes. हो गया ना? चलिए आगे लिखिएगा। सर एक मिनट, सर लास्ट में क्या लिखा है? हाइड्रोसाइनेशन, CYANATION। अब इसमें
डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज है एडिशन में, एक जो सबसे पॉपुलर वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपको भर भर कर रिएक्शंस मिलेंगी एल्कीन्स एल्काइंस चैप्टर में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, an addition reaction which is initiated by an addition reaction which is initiated by an electrophile. Initiated by an electrophile is called electrophilic addition reaction. लिख लिया सबने बेटा? Yes, sir. So can you repeat? Yes, I can. An addition reaction which is initiated by an electrophile is called electrophilic addition reaction. ये जो आपको बार बार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, ये रिएजेंट्स का पूरा डिस्कशन हम अभी करेंगे पूरा डिटेल में। ये करीब 1.5 लेक्चर लगता है इसमें डिस्कशन में। तो जीओसी में भी उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाया है, अभी एडवांस लेवल पे भी पढ़ाएंगे और वो आएगा पूरा रिएजेंट्स का डिस्कशन। ठीक है, अब इसमें बैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जैसा मैंने बोला एल्कीन्स और एल्काइन में आएगा। तो जैसे मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ, दिस इज हेलोजिनेशन। ये जो Br2CCl4 होता है ना, ये 11th स्टैंडर्ड में शायद बताया गया होगा, ये Br2C से रेडिश ब्राउन कलर का ये रहता है सोल्यूशन। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ये एक टाइप का टेस्ट है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, मतलब एल्कीन एल्काइन इन सब के लिए टेस्ट है। और ये कलर जो रेडिश ब्राउन है वो डिसअपियर होने का मतलब ही कि रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी में एक रिएक्शन लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, जैसे HBr है, तो बस सिंपली आप एक H और एक Br ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह के एक दो एग्जांपल्स आप लिख लो। सर वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है ना, सबसे पहला वाला? हाँ, लैब मैनुअल। क्विकली कॉपी। हो गया बेटा? यस सर। सर एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड देखो। थैंक यू सर। सर ये सब रिएक्शन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, उसको बस एग्जांपल कॉपी करो। डोंट गेट इमोशनल विद एनी स्टेटमेंट। इसी में लिखिएगा फिर नंबर 2 करके, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन
लिखिएगा an addition reaction which is initiated by a free radical. Can you repeat after initiated? An addition reaction which is initiated by a free radical is free radical mechanism. याद रखना ये कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये केवल इतना बताने के लिए कि मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा। तो इसका एक पॉपुलर रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr डाला, यहाँ पेरोक्साइड लिया, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। बेसिकली इसका हेलोजिनेशन हो गया ना, हाइड्रो हेलोजिनेशन। पहले भी हो रहा था। देखो इसमें आपको समझ में नहीं आया, आप देखो डिफरेंस, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, वहां भी वही लिखा है, डिफरेंस कहाँ समझ में आएगा? ऐसे टाइप की कंपाउंड, एंड ये डिफरेंस हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हाँ कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ भी पेरोक्साइड लिखा, डिफरेंस ये है कि इस बार जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ऐसा होगा। देखो क्या डिफरेंस आप दिखाई दे रहा है आपको? कॉपी कर लो इसको। इस डिफरेंस को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में मान लीजिए डिस्कशन हो तो आपको याद आएगा कि हाँ इंट्रोडक्शन में किया था हमने। हो गया सर वेट, सर एक बार डिफरेंस बता दो ना वापस। बताने की जरूरत नहीं है, देखने से पता चल रहा था। यस सर, यस। कहाँ देख रहे हो? यस सर, यस। नेक्स्ट लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जस्ट अ सेकंड सर। यस Sure, done. लिखिएगा an addition reaction which is initiated by an addition reaction which is initiated by a nucleophile। ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन है ये। जैसे मान लीजिए मैंने एक एसीटोन लिया, कीटोन है ये, एक न्यूक्लियोफाइल, किसी बच्चे ने बोला ये एन कौन सा एलिमेंट है, तो ये कोई एलिमेंट नहीं है बेटा, ये सिंबॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया है इसको न्यूक्लियोफाइल, एन यू मतलब न्यूक्लियोफाइल। और क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर, तो है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, याद करो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये लिख लेना आप लोग, हाँ, these are the characteristic reactions of aldehydes and ketones. But what is this N? What is the what? N. Nucleophile.
सर इधर हम नोट ने आपने नोट क्या बोला? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones. So these are characteristic reactions for aldehydes and ketones, right? Yes. Should I remove this, Buddha? So these are characteristic Just a reactions second. for aldehydes and ketones, right? Yes, yes. Somebody is asking what is free radical. Free radical एक intermediate है बेटा. GOC chapter में हम लोग 3-4 intermediates जो पढ़े थे डिटेल्स में, कार्बोकेटायन उनमें से था, एक फ्री रेडिकल था और एक कार्बन आयन. इफ यू चेक योर नोट्स GOC तो मिल जाएगा. गाइस नेक्स्ट लिखिएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. रीअरेंजमेंट रिएक्शंस याद रखना. रीअरेंजमेंट रिएक्शंस किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं है. देखो नाम रीअरेंजमेंट है तो कहीं भी हो सकता है. रीअरेंज करना है मतलब इट्स लाइक कि जैसे ह्यूमंस के लिए घरेलू एग्जांपल पहले पे मैंने इस तरह का दिया था कि हैंड्स जो है शोल्डर्स में कनेक्टेड है. तुमने क्या किया, शोल्डर से हटा करके हेड में लगवा दिए, तो वो एक जो रीअरेंजमेंट विद इन द सिस्टम हुआ उसमें वो मॉन्स्टर बन गया. तो ये एक बोलेंगे ह्यूमन टू मॉन्स्टर रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट का नाम जो होगा वो उनके सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है. कई बार जो साइंटिस्ट प्रपोज करता है रीअरेंजमेंट उसके नाम पे होता है. तो रीअरेंजमेंट कोई फिक्स्ड नहीं है और ये अलग अलग चैप्टर में हो सकता है, अलग अलग स्टाइल से चले. तो जो 4-5 जो फेमस एग्जांपल्स हैं वी विल ट्राई टू राइट द लिस्ट यहाँ पर. और इससे क्या होगा, अभी से वो याद होना शुरू हो जाएगा. पहले तो इसके लिए नोट लिख लो. आर यू रेडी? Yes, sir. Please write reorganization of constituent parts within the molecule which involves migration of one atom or group within the molecule. इसमें जो एक पॉपुलर एग्जांपल है पहले मैं वो आपको दे देता हूं. नेम उसका है पिनाकोलोन. बड़ा पॉपुलर है ये रीअरेंजमेंट. पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. ठीक है. इसमें एक कंपाउंड होता है ये ग्लाइकॉल है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम पिनाकोल के नाम से जानते हैं. ट्रेडिशनली ये कंपाउंड पिनाकोल है. ऑल्दो इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, बट इसका नाम क्या है ट्रेडिशनली? पिनाकोल. और व्हेन यू हीट दिस कंपाउंड विद H2SO4, डेल्टा साइन मतलब हीटिंग, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो एक कीटोन है. और इस कीटोन का ट्रेडिशनली नाम जो है वो है पिनाकोलोन. इसीलिए रीअरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लो.
इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। देखो एक और चीज आप याद रखना, कई बच्चे कहते हैं कि जैसे इसमें देखोगे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं था, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा कैसा रीअरेंजमेंट हो गया। तो उसमें ये बोला जाता है कि याद रखना कि कोई रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे 4 स्टेप्स हैं, हो सकता है उन 4 स्टेप्स में कोई एक ही स्टेप रीअरेंजमेंट हो, ऐसा नहीं कि चारों स्टेप्स में रीअरेंजमेंट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीअरेंजमेंट स्टेप, whole reaction is considered as rearrangement reaction. हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन देखने में उतना रीअरेंजमेंट विजिबल ना हो, लेकिन वो रीअरेंजमेंट ही बोला जाएगा बिकॉज ऑफ दैट स्टेप। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चल एक इसको मिटा दे बेटा। इसमें जैसे मान लो मैं तुमसे एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ लूं, अब कोई डिफिकल्टी थोड़ी ना है इसमें। जैसे मैं ये लिख दूं, ये पिनाकॉल नहीं है लेकिन है तो उसी जैसा दिख रहा है। देखो अगर मैं इसमें तुमसे वही बोलूं कि H+ डाल दो, हीट कर दो, कैन यू राइट योर प्रोडक्ट? इजी, बहुत आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, सर आपने रीअरेंजमेंट के लिए कोई नोट दिया है क्या? हाँ किसी से ले लेना। यहीं पर एक दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, ये भी बहुत पॉपुलर है, बेयर विलीगर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कीटोन दिया होता है, जैसे ये इसका रिएक्शन कराएंगे किसी पेरोक्सी एसिड के साथ। पेरोक्सी एसिड का क्या मतलब है, उसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा। पेरोक्साइड लिंकेज जैसे मैं अगर लिखूं RC डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो खाली OH हो जाता, बट पेरोक्सी लिंकेज भी डालना है इसलिए O दिख रहा है आपको, RCOOH हो गया, तो इसको पेरोक्सी एसिड बोलते हैं। इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, देख सकते हो, वही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंसर्ट कर देते हैं इन 2 कार्बन के बीच में। तो इसको याद रखने का, जो जब पढ़ाता भी हूँ इसकी पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ याद जो रखने का स्टाइल है वो ऐसे रखना। इससे क्या है, तुम सेकंड्स में आंसर कर पाओगे, क्योंकि वो हर बार मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछता। तो उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ O, किसके बीच में, बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड बल्कि R। तो आप इधर भी एक R है और इधर भी एक R है, तो आप देख सकते हो कौन ज्यादा बल्कि है। इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नो सर। कितनी आसानी से आंसर आ गया। अब मैं एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लिख दूं, फिर भी तुमको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आंसर लिखने में, बिलीव मी। जैसे मैं ये लिखता हूं, ये कीटोन है, इसके 2 साइड्स तुम देख पा रहे हो। अगर मैं इसका रिएक्शन किसी पेरोक्सी एसिड के साथ कर दूं, तो क्या तुम देखकर बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, किधर में क्या डाल दूं एक्स्ट्रा? सर वो डाल दो, C डबल बॉन्ड होता था। इन दोनों में कौन बल्कि लग रहा है तुम्हें देखने से? सर लेफ्ट वाला। ऊपर वाला लेफ्ट। लेफ्ट वाला। बस आंसर हो गया, कोई डिफिकल्टी थोड़ी ना। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाला, फिर CO लिख दिया और इधर ऐसे कनेक्ट कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो। यस समझे सर। ना? Yes, इसमें sir. कोई केवल मैकेनिज्म example थोड़ी ना मैंने बताई, मैंने तो सेकंड्स में ऐसे ही बता दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को इसमें। सर ठीक है, ये ब्रिज वाला एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दूं मैं बेटा? ये समझ में नहीं आया, ये ब्रिज वाला। मैंने कुछ समझाया नहीं है बेटा, मैंने केवल एक बेयर विलीगर रिएक्शन का रीअरेंजमेंट का एग्जांपल लिखा है, बस। मैंने कुछ नहीं तुम्हें बताया, ये सब बाद में डिस्कशन में आएगा। ठीक नहीं है, सर, वो इंसर्ट कैसे किया? ओ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं समझा है, मैं केवल ये एग्जांपल लिखवाया है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखवाया है, कुछ नहीं इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। सर पर इस रिएक्शन में तो वो इंसर्ट कर रहा है ना, तो फिर ये एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अभी तो बताया बेटा मैंने कि ऐसा हो सकता है कि देयर आर 4 स्टेप्स इन द मैकेनिज्म एंड 1 स्टेप इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है कोई ग्रुप
कहीं से माइग्रेट कर रहा होगा। तो अभी ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, हो सकता है इसका कनेक्शन कहीं ऑक्सीजन आता हो, फिर ये ग्रुप माइग्रेट करता हो, तो एडिशन भी हो रहा होगा उसमें, लेकिन वो जो डोमिनेटिंग स्टेप है उस पे उसका नाम लिख दिया गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you. सर आप Now- एक मिनट प्रीवियस पे सिखा सकते हो तो? नहीं बेटा, अभी टाइम बहुत कम है, पेज नहीं दिखा सकता अभी। गाइस, इसमें एक और लिखिएगा, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है बेकमैन रीअरेंजमेंट। एंड बी फोकस्ड। जब आपको मैं बता रहा हूं तो आप इधर उधर सोच नहीं सकते हैं कुछ और बेटा, यू हैव टू बी फोकस्ड। प्रॉपर तरीके से देखो, मैं एकदम सिंपल तरीके से ट्राई करता हूं। तो अगर आप या तो डिस्कनेक्ट हो गए तो आप किसी फ्रेंड से बोलेंगे तो वो आपको दे देगा और मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। लेकिन अगर फोकस्ड नहीं है, क्योंकि ये चीज समझना बहुत आसान है, मैंने ओ इंसर्ट करा दिया इसके दो के बीच में, और इसमें आप दोबारा पूछेंगे तो फिर मेरे लिए वो आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है। बेकमैन रीअरेंजमेंट सुनिएगा ध्यान से, जो इसका रिएक्शन है, पहले तुम एग्जांपल लिख देता हूं। इसको ऑक्सिम बोलते हैं, ये ऑक्सिम है। इसका ट्रीटमेंट जब H2SO4, बड़ा पॉपुलर है ये रीअरेंजमेंट, P2O5 या फिर इसमें PCl5 या फिर SOCl2, इस टाइप की कुछ रिएजेंट्स ऐड करते हैं। तो कोई एक ग्रुप जो होता है ना, वो माइग्रेट करके N की तरफ जाता है, इसमें एक्चुअली में एमाइड बनता है। इसको याद रखने का जो स्टाइल है वो ये है, क्या? ऑक्सिम टू एमाइड। अगर आपको बेकमैन नाम कहीं सुनाई दे तो इसका मतलब है ऑक्सिम टू एमाइड। तुम अपने किसी सीनियर से भी जो इस समय एग्जाम देने वाले हैं उनसे बात कर सकते हो, ऐसी उससे पूछो व्हाट इज ऑक्सिम टू एमाइड, तो तुरंत तुम्हें बेकमैन रीअरेंजमेंट बता देगा। अगर ये नहीं बताया, इसका मतलब वो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत आती है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लो। इसमें जनरली जो ग्रुप OH के एंटी होता है ना, वो माइग्रेट करता है। ये याद रखने वाली बात है, ये सब तो वैसे बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अगर लिख सकते हो तो लिख लो, जैसे मैंने पिछले पेज में बताया। वैसे यहाँ पर जो ग्रुप OH के एंटी होता है वो माइग्रेट करता है, देखो वो नजर भी आएगा। डन? यस सर। एक और रीअरेंजमेंट लिखिएगा। याद है नाइट्रीन करके हमने एक इंटरमीडिएट पढ़ा था GOC में, इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। एक क्या, कई सारे पॉपुलर रीअरेंजमेंट्स इसी पर बेस्ड हैं। ये जो R आपको दिख रहा है ना, ये R नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन देखो ना वैलेंसी में बहुत कम है, सिस्टम अनस्टेबल है नाइट्रोजन का। क्या समझ पा रहे हो आप इस चीज को? यस सर। लेकिन अगर R माइग्रेट करेगा तो कार्बन जाने देगा क्या उसको? कार्बन बोलेगा मेरी वैलेंसी कम हो जाएगी, आई विल बिकम अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन ने कहा भाई तुम अपने R को मेरे पास आने दो, मैं तुम्हें अपने लोन पेयर देकर खुश कर दूंगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रीअरेंजमेंट हो गया। और अब आप सोचो, R एंड से कैसा कनेक्टेड हो गया, N डबल बॉन्ड बनाकर C से कनेक्टेड है और O पहले से ही डबल बॉन्डेड। कितनी आसानी से आपको ये चीज क्लियर होगी। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट, नाम ठीक से लिखना, एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। लेकिन ये कहीं पर कोई रीअरेंजमेंट सेपरेट नहीं है, ये किसी रिएक्शन का पार्ट होता है। तो एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, इफ आई स्टार्ट विद RCONH2, इसको एमाइड कहते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट NaOH प्लस Br2 से हो जाए तो, और इसके बाद यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए तो प्रोडक्ट बनता है RNH2। और ये एक पॉपुलर रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड।
ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट। आप देखो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, लेकिन डोमिनेटिंग स्टेप हमने किस चीज को ले लिया? रीअरेंजमेंट को, इसीलिए पूरा नाम ही रीअरेंजमेंट हो गया। इसको भी कॉपी कर लो। ये लगभग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो रहा होगा तब हम ये रिएक्शन को पढ़ेंगे। अच्छा, आपने जो मेन रिएक्शन दिया है स्लाइड पे, वो हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट का सब पार्ट है, कंपोनेंट है। Yes, that is the part. Well, that is one of the steps. Sir, what is happening to allyl isocyanate? Rearrangement हो रहा है बेटा। नहीं, इसका the last step, वो ये हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। गाइस, स्टार्टिंग से ही आप याद रखना, आपको रिवाइज करना है जब भी लेक्चर होता है घर पे जाकर के, और जो भी डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसको किसी दूसरे कलर से उसको हाईलाइट कर लो, सो दैट बाद में भी आपको क्लैरिटी हो कि हाँ ये डिफिकल्ट पार्ट था। ठीक है, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है वो चीज बार बार पढ़नी है। प्लस बुकलेट आप जरूर सॉल्व करें, जो आपकी आइसोमेरिज्म की हमने बहुत मेहनत की है, तो उसको जरूर अच्छे से सॉल्व कर लें, सो दैट जब डिस्कशन का टाइम आए तो आप पूछने के लिए आगे आए उसको। ये नहीं कि बस हो गया और उसको पढ़ा छोड़ दिया आपने। 15 डेज के आसपास तक मैं इसमें कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, तो अभी आपको बैकलॉग वगैरह जो भी करने वो करते रहिए। ठीक है, यस सर। चलिए एंजॉय करिए। Thank you, Bye, sir. sir. थैंक यू सर। बाय।